नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा वर्मा है। टिकटॉक फॉर हेल्दी हार्ट टॉक शो में आप सबका स्वागत है। टिकटॉक फॉर हेल्दी हार्ट टॉक शो एक जन जागरूकता पहल है जिसका मकसद है कि हम सभी जान सके कि हम अपने दिल को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। आज की इस बातचीत में हम विशेषज्ञ डॉक्टर से हृदय में रक्त प्रवाह को सुचारू बनाए रखने के लिए एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसी कैथ लैब में की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में हम जानेंगे, जिससे हमारा दिल बिना किसी बाधा के टिक टिक करता रहे, या फिर हम सरल भाषा में कहें तो वे चलता रहे। क्योंकि हम सभी जानते ही हैं कि हृदय में ब्लड का फ्लो क्लॉट होने के कारण अगर ब्लॉक हो जाए तो इसका परिणाम दिल का दौरा या स्ट्रोक भी हो सकता है। आज हम इसके बारे में अधिक जानकारी देंगे कि आप अपने दिल को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इसी के साथ देश और दुनिया के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी जी का हम स्वागत करते हैं, जो आज हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टिकटॉक फॉर हेल्दी हार्ट टॉक शो पर। थैंक यू। डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी जी, आज हम आपके साथ कैथ लैब में होंगे, जहाँ पे आप अलग अलग हृदय पे प्रोसीजर्स करने वाले हैं और उसके बारे में बताएंगे। तो मैं और हमारी कैमरा टीम खूब उत्साहित है उसके लिए। हाँ बिल्कुल, आप चलें, आप देखें हम कैसे पेशेंट्स की सेवा करते हैं, कैसे प्रोसीजर्स करते हैं। आइए। डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी जी, जब तक हम कैथ लैब में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तब तक हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने कार्डियोलॉजी में ही स्पेशलाइजेशन क्यों किया? देखिए, मेरे से पहले मेरी फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं थे, पर जब भी मैं किसी डॉक्टर के पास जाता था, जब भी बचपन में पेरेंट्स मुझे डॉक्टर के पास ले जाते थे, तो वहाँ पर जो रिस्पेक्ट एक डॉक्टर को मिलती थी और द प्रोफेशनलिज्म दैट वाज देयर इन द डॉक्टर्स, उससे मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और मुझे लगता था कि ये एक प्रोफेशन है जो कि बहुत ही नोबल है, रिस्पेक्टफुल है। प्लस जब भी एक डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीट करता है, उसकी वेदना को दूर करता है, वो एक फीलिंग मुझे लगता था बहुत अच्छी फीलिंग है। इसलिए मुझे लगा कि डॉक्टर बनना एक अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए। और कार्डियोलॉजी में ही स्पेशलाइजेशन आपने क्यों किया? देखिए, कार्डियोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए हैं, और मुझे लगा कार्डियोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम पेशेंट को एक्चुअली जान बचा सकते हैं। जब भी पेशेंट हार्ट अटैक का आता है, वो इतना तड़फता हुआ आता है, और जब हम उसको ट्रीट करते हैं तो वो विद इन मिनट्स ठीक हो जाता है। तो इट्स अ वेरी डायनामिक फील्ड, मतलब जल्दी जल्दी सब कुछ होता है। इसमें बहुत से और फील्ड्स भी हैं जिसमें कि आप दवाइयाँ देते हैं और समय लगता है ट्रीट होने में। ऐसा नहीं है कि वो फील्ड्स बुरी हैं, बट मुझे थोड़ा लगा कि थोड़ा डायनेमिसिटी एक कार्डियोलॉजी में ज़्यादा है, इसलिए मुझे कार्डियोलॉजी हमेशा से पसंद। डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी जी, अब तक की यात्रा के बारे में आप हमें बताएं एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, और अब तक आपका सबसे यादगार केस कौन सा रहा और क्यों? अब तक की मेरी यात्रा काफ़ी डायनामिक रही है। स्कूल के बाद फिर मैंने DPMT का एग्ज़ाम दिया, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में MBBS किया, MD भी वहीं से की, और फॉर्चुनेटली DM भी मुझे उसी कैंपस में GB पंत हॉस्पिटल में मिली। तो ऑलमोस्ट 15 साल मेरे पढ़ाई के उसी कैंपस में गुजरे दिल्ली में, जो कि मेरे लिए बड़ी फॉर्चुनेट चीज़ थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कभी नहीं चाहते थे कि मैं उनसे दूर रहूं और किसी दूसरे शहर में पढूं। ये एक बहुत फॉर्चुनेट इंसिडेंस था मेरे साथ। उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस ज्वाइन की और अलग अलग हॉस्पिटलों में काम किया। जहाँ तक यादगार पेशेंट की सवाल है, तो द ब्यूटी ऑफ डॉक्टर की ये पेशे की एक बहुत बड़ी खासियत है कि हर एक मरीज आपको कुछ नया सिखा के जाता है। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि आपने सब कुछ सीख लिया और आपको और कुछ सीखने की ज़रूरत है। हर एक मरीज आपको एक सीख दे के जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमने ट्रीट किए हैं ओवर माई कैरियर ऑफ 20-25 ईयर्स। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनको बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, और हमने मेहनत करी और उसका हमें फ़ायदा मिला और पेशेंट बचा। कुछ पेशेंट ऐसे भी थे जो हमने मेहनत करी और फिर भी हम नहीं बचा पाए। तो मैं हमेशा इस बात पे ध्यान रखता हूँ कि हम तो सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं, बचाने वाला कोई और है। लेकिन फिर भी एक पेशेंट जो मुझे अभी आपने पूछा तो मुझे याद आया, एक पेशेंट अभी 1-1.5 साल पहले की बात है, जब H1N1 फ्लू काफ़ी फैला हुआ था। तो
एक प्रेग्नेंट लेडी आई थी हमारे पास, मे बी 25-27 साल की होगी, और उनको बहुत सीवियर फ्लू था और वो वेंटिलेटर पे थी, और वेंटिलेटर के बावजूद भी उनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल मेंटेन नहीं हो रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को बुलाया गया और हमने उनको एक्मो मशीन पे डाला, विच इज़ लाइक ए आर्टिफिशियल हार्ट लंग मशीन। और वो पेशेंट धीरे धीरे एक्मो मशीन के ऊपर धीरे धीरे इम्प्रूव हुई। एक्मो मशीन के ऊपर ही उसकी सिजेरियन सेक्शन हुआ और उसका बच्चा भी डिलीवर हुआ। और 10-12 दिन के बाद जब हुआ तो दोनों ही माँ और बच्चा दोनों ही बड़े स्वस्थ सिचुएशन में बाहर निकले, जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी कि एक ऐसा सिचुएशन थी जहाँ दोनों जाने जा सकती थी और हमने एक प्रोसीजर से 2 जाने बचाई। तो वो एक है, बाकी और भी बहुत सारे हैं, बट कभी कभी आपको हमेशा इस चीज़ का गर्व होता है कि हमारी मेहनत रंग लाई। आई एम श्योर ये सभी एक्सपीरियंसेस कुछ ना कुछ आपको सिखाते जाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि हर एक पेशेंट कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। थैंक यू। ठीक है, अब हम पेशेंट को व्हील इन करते हैं और एक बार कैथ लैब शुरू होती है तो जी आपको हम सर। प्रोसीजर के बारे में जी बताएंगे। ठीक है नंदलाल जी, ठीक है, हाँ बस ले रहे हैं आपको। ठीक है, चलो आओ। तो जैसे कि मैंने बताया, आज हम पेसमेकर इम्प्लांटेशन दिखा रहे हैं। तो पेसमेकर एक स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि हमारा चेस्ट के स्किन के नीचे इम्प्लांट होता है और उसमें से वायर्स जो है वो हार्ट पे जा रहे होते हैं। और हार्ट की जिन लोगों में हार्ट की गति स्लो हो जाती है तो उसको सिग्नलिंग करने के लिए पेसमेकर लगाया जाता है। पेसमेकर अलग अलग तरीके के होते हैं, सिंगल चेम्बर, डुअल चेम्बर। इस पेशेंट में आज हम डुअल चेम्बर पेसमेकर लगा रहे हैं। इससे भी एडवांस्ड कार्डियक डिवाइसेस होते हैं जैसे आईसीडी, सीआरटीडीज वगैरह। वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में जब हार्ट बहुत वीक हो तो वो डिवाइसेस भी लगाते हैं। उसका भी प्रोसीजर ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी जी, आज आपको कैथ लैब में कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स करते हुए देखना हमारे लिए एक अद्भुत अनुभव रहा है। डॉक्टर अमिताभ, आपसे पहला प्रश्न यह है कि कैथ लैब में कौन सी प्रोसीजर्स की जाती है और एक दिन में या औसतन एक महीने में आप कितने प्रोसीजर्स करते हैं और अधिकांश तौर पर कौन सी प्रोसीजर्स की जाती है, यह हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो कैथ लैब में होते हैं। उनमें से मेजॉरिटी प्रोसीजर्स जो हैं वो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होती है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी कि हार्ट की जो आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेजेस के जो पेशेंट्स हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं। तो हमारे लगभग 70-80% पेशेंट्स वो होते हैं जिनको हम एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करते हैं। और बाकी फिर हमारा सेंटर ईपीएस और आरएफए में भी काफ़ी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बाहर से भी रेफ़र होके आते हैं, जिनको हृदय की गति की प्रॉब्लम होती है, यानी कि हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाए या बहुत स्लो हो जाए, तो ईपीएस आरएफए हमारा होता है। बाकी हम उसके अलावा स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ के भी प्रोसीजर्स करते हैं, जैसे बलून माइट्रल वेल्वोटमी करते हैं, टावी करते हैं, माइट्रल वेल्व रिपेयर्स करते हैं। तो हर एक स्कोप ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी प्रोसीजर हम लोग करते हैं। औसतन हम लोग एक महीने में लगभग 200 से 250 प्रोसीजर्स करते हैं, और यानी दिन में आप समझिए 7-8 प्रोसीजर्स होते हैं हमारे। और हमारा जो अक्यूट हार्ट अटैक प्रोग्राम या अक्यूट एमआई प्रोग्राम है वो 24/7 है। तो रात में भी अगर कोई प्रोसीजर पेशेंट हार्ट अटैक लेके आता है तो उसकी इमीडिएट एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत होती है, जिसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। वो हम लोग रेगुलरली करते हैं। तो हमारा
पूरा जो सिस्टम है वो 24/7 365 डेज एक्टिव रहता है और हम किसी भी टाइप के पेशेंट्स की केयर करने के लिए सक्षम। डॉक्टर अमिताभ, मरीजों को प्रोसीजर की अहमियत समझाते समय आपको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और मरीजों को आप समझाते हैं उसकी अहमियत के बारे में, चाहे प्रोसीजर हो या फिर सर्जरी हो? क्योंकि अधिकांश लोग हम में से ऐसे हैं कि ऑपरेशन थिएटर के नाम से ही डरते हैं। जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये एक इस प्रोग्राम के तरफ से मैं ये इसका एक फ़ायदा यही होगा कि हम मरीज को कुछ बता पाएंगे कि जब भी आप हॉस्पिटल आते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारा 24/7 हार्ट अटैक प्रोग्राम है, तो कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जिसमें कि समय की अहमियत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एवरी मिनट काउंट्स। जैसे कि हार्ट अटैक जब हो रहा होता है तो रिकमेंडेशन के अनुसार आपको विद इन 90 मिनट्स फर्स्ट मेडिकल कॉन्टैक्ट के आने के बाद विद इन 90 मिनट्स आपको वो आर्टरी को खोलना चाहिए। अब हमारे यहाँ मरीजों की प्रॉब्लम ये होती है, बहुत बार तो वो सिम्टम्स को एसेस नहीं कर पाते हैं, गैस समझ के उसको ट्रीटमेंट करते रहते हैं, तो बहुत बार पेशेंट बड़ी लेट भी हमारे पास पहुँचते हैं। और आने के बाद भी जब हम उनको समझाते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक है और हमें इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो भी वो काफ़ी समय इस चीज़ में गवा देते हैं कि हम अपने बड़ों से पूछ रहे हैं, हमारा कोई भाई आ रहा है, हमारी कोई बहन आ रही है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कुछ प्रोसीजर तो ऐसे होते हैं जिसमें कि आप समय ले सकते हैं। भई मैंने आपको बताया, आप सारा कुछ समझ बूझ के रिस्पॉन्स दे सकते हैं। बट कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे हार्ट अटैक का प्रोसीजर है या जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या एओर्टिक डिसेक्शन है, कुछ इस तरह की इमरजेंसीज होती हैं जिसमें कि समय की बहुत अहमियत होती है। तो ऐसे समय में कुछ अब डेफिनेटली जागरूकता बढ़ी है। जैसे आपने बताया हार्ट के पेशेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो एंजियोप्लास्टी और ब्लॉकेजेस की इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट सबके पास होती है और लोग थोड़ा सा इस बात को फिर भी अब अग्री करने लग गए हैं कि हम जैसे रात में भी 2 बजे 3 बजे आके प्रोसीजर के लिए बोलते हैं तो वो जल्दी मान जाते हैं। पर फिर भी 10-20% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो थोड़ा सा समय लेते हैं। हमारा रिक्वेस्ट यही है कि इस टाइप के पेशेंट में कि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन हो उस समय आप ये चीज़ थोड़ा समय कम लें। और इन्फॉर्मेशन के लिए आजकल तो यूट्यूब पे, इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास भी बुकलेट्स होते हैं जो हम उनको देते हैं पढ़ने के लिए, उनके क्वेश्चंस को हम आंसर करते हैं और 90% लोग समझ जाते हैं, 10% लोगों को थोड़ा समय लगता है, बट ये नेचुरल है। तो डॉक्टर अमिताभ, आप कैसे तय करते हैं कि किस मरीज़ को एंजियोग्राफी या किसे एंजियोप्लास्टी या किसे बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है? और इस प्रोसीजर्स के लाभ के बारे में भी बताएं और ये भी जानना चाहेंगे कि जिस मरीज़ को एंजियोग्राफी कराई है तो उनको क्या एंजियोप्लास्टी भी करानी ज़रूरी है? देखिए, एंजियोग्राफी जो है वो एक तरह का टेस्ट है। उससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि कोई ब्लॉकेज है या नहीं है। तो जिन पेशेंट्स को सिम्टम्स टिपिकल होते हैं, जैसे सीने में दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, चलने में सांस फूलती है, चलने में सीने में दर्द होता है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट्स हाई रिस्क होते हैं ब्लॉकेजेस के लिए। तो ऐसे पेशेंट्स को सिम्टम्स अगर उनके सिग्निफिकेंट है तो हम उनको एंजियोग्राफी के लिए बोलते हैं। एंजियोग्राफी जैसे मैंने बताया सिर्फ एक टेस्ट है, उससे सिर्फ हमें ये पता चलेगा कि ब्लॉकेज है या नहीं है। ब्लॉकेज अगर नहीं है तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर ब्लॉकेज है तो भी उसमें 2-3 ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन ये है कि ब्लॉकेज है लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट को हम जनरली मानते हैं कि 70% से ज़्यादा अगर ब्लॉकेज है तो उसको हम मानते हैं कि उसका फर्दर इंटरवेंशन या तो सर्जरी या स्टेंट के द्वारा होना चाहिए। 70% से कम ब्लॉकेजेस को हम मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। ब्लॉकेजेस अगर बहुत ज़्यादा हों, मल्टीपल ब्लॉकेजेस हों, कुछ टिपिकल जगहों पे ब्लॉकेजेस हों जहाँ पर हमें ये लगता है एंजियोप्लास्टी संभव नहीं है या कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो, तो उन पेशेंट्स को हम बाईपास सर्जरी के लिए रेफ़र करते हैं। बट मेजॉरिटी पेशेंट्स आज की डेट में ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो गया है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम मेजॉरिटी पेशेंट्स में एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं और सक्सेसफुली हो जाती है। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि एंजियोग्राफी जो कराता है उसको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरी है, वो उसका आंसर मैंने आपको बताया है कि अगर मान लो ब्लॉकेज नहीं है सिग्निफिकेंट तो नहीं करना है आगे दवाइयाँ। तो ये एक भ्रम है लोगों के में कि एंजियोग्राफी हुई तो एंजियोप्लास्टी होगी ही। उसका कारण सिर्फ ये है कि आज की डेट में एंजियोग्राफी आदमी कराते ही तब है जब उसको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए। तो
अगर हम 100 लोगों को एंजियोग्राफी एडवाइस करेंगे तो उनमें से 90% लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ ना कुछ ब्लॉकेज निकलेगी और उसका फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। 10-12% लोग ऐसे होते हैं जिनमें ब्लॉकेज नहीं हो, किसी और कारण से सिम्टम्स आ रहे हो, तो उनमें फिर डेफिनेटली आफ्टर एंजियोग्राफी कोई ज़रूरी नहीं है कि एंजियोप्लास्टी ज़रूरत ही नहीं है तो नहीं होगी। डॉक्टर अमिताभ, स्टंट क्या है और इसका हृदय रोगों के इलाज में कैसे मदद मिलती है? देखिए, जब भी कोई ब्लॉकेज होती है तो उसको हम एक वायर पास करके एक बलून से पहले उस एरिया को हम डायलेट करते हैं, उसको चौड़ा करते हैं। चौड़ा करने के बाद आज से 20-25 साल पहले क्या होता था, जब हमारे पास स्टेंट्स नहीं होते थे तो जब हमने बलून से उसको चौड़ा किया, जब हमारा बलून हटा वो आर्टरी फिर से कोलैप्स कर जाती थी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए स्टेंट का इजाद हुआ। स्टेंट कुछ नहीं है, एक मेटेलिक स्प्रिंग मान के चलें आप, वैसा होता है, और वो लगने के बाद जब वो स्ट्रेच हो जाता है तो वो एक तरह से एक स्कैफोल्ड बना लेता है, वो आपको आर्टरी को फिर से कोलैप्स होने से रोकता है। आजकल मेडिकेटेड स्टेंट्स आ गए हैं जो कि अब 99.9% लोगों में मेडिकेटेड स्टेंट्स लगते हैं। उसके ऊपर एक मेडिसिन की परत होती है, उस परत के कारण वो मेडिसिन धीरे धीरे रिलीज होती है तो दोबारा ब्लॉकेज के चांसेस कम हो जाते हैं। आजकल लेटेस्ट स्टेंट्स और भी आए हैं जो डिसॉल्वेबल स्टेंट्स है। जैसे मैंने बताया कि स्टेंट का जो मेन मकसद होता है वो शुरुआती कोलैप्स को रोकना है। तो शुरुआती कुछ दिनों के बाद स्टेंट का जो मेटेलिक पोर्शन है या जो उसकी स्ट्रेंथ है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो आजकल डिसॉल्वेबल स्टेंट्स आ गए जो शुरू में तो उसका काम करते हैं और धीरे धीरे ओवर द मंथ्स एंड ईयर्स वो डिसॉल्व हो जाते हैं और पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। तो वो भी एक नई टेक्नोलॉजी आई है। तो अलग अलग किस्म के स्टेंट्स होते हैं, बट स्टेंट्स का मेन मकसद यही है कि अक्यूट ब्लॉकेज को प्रिवेंट करना। डॉक्टर अमिताभ, हम सभी जानते हैं कि हृदय रोगों के इलाज के लिए बहुत सारी दवाइयाँ मौजूद हैं। तो क्या हार्ट में ब्लॉकेज फॉर्मेशन के लिए भी उसके इलाज के लिए भी कोई दवाइयाँ हैं? जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी ब्लॉकेज अगर 70% या 80% से कम होती है तो ऐसे पेशेंट्स का इलाज हम लोग दवाइयों से ही करते हैं। बियॉन्ड जिसको स्टेंट लगता है उसको भी दवाइयाँ की ज़रूरत होती है। दवाइयाँ आजकल काफ़ी कारगर दवाइयाँ आ गई हैं जिससे कि अगर आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, लिपिड प्रोफाइल है, उसको कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ होती हैं। जिनका ब्लॉकेजेस 70% से कम है, या बहुत बार होता है कि छोटी ब्रांच में ब्लॉकेजेस जिसमें स्टेंट नहीं लग सकता या लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनमें हम सिम्टम्स कंट्रोल के लिए दवाइयाँ देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दवाइयाँ प्रिवेंटिव होती हैं कि भाई फ्यूचर में वो बीमारी जो अगर मान लो आपकी 40% 50% की ब्लॉकेज है जो अभी शायद आपको तंग नहीं कर रही है, वो फ्यूचर में अटैक या किसी और गंभीर फॉर्म में तब्दील ना हो, तो उसके लिए हम दवाइयाँ देते हैं और वो दवाइयाँ जनरली चलती हैं। तो दवाइयाँ भी हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक पेशेंट को स्टेंट या सर्जरी की ज़रूरत है। काफ़ी पेशेंट्स दवाइयों पे भी स्टेबल रहते हैं और जो लोग स्टेबल रहते हैं वो दवाइयाँ भी कंटिन्यू। डॉक्टर अमिताभ, क्या सर्जरी के दौरान ब्लड क्लॉट होने का भी कोई खतरा होता है? अगर हाँ, तो आप सेफ सर्जरी कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, जब भी कोई ब्लॉकेज होती है और स्पेशली हार्ट अटैक के सिचुएशन में ब्लॉकेज होती है तो उसमें कुछ पार्ट जो ब्लॉकेज का होता है वो क्लॉट के कारण ही होता है। हार्ट अटैक जब भी पड़ता है तो सडनली जो कोलेस्ट्रॉल वाला एरिया है उसके ऊपर एक क्लॉट जमा हो जाता है, उसके कारण अटैक पड़ता है। तो जब भी हम हार्ट अटैक स्पेशली में अगर हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो क्लॉट की टेंडेंसी हमेशा रहती है। तो क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए या क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास ब्लड थिनर्स होते हैं जो इंजेक्टेबल फॉर्म में शुरू में हम लोग जब एंजियोप्लास्टी करते हैं तो यूज़ करते हैं, और सब्सिक्वेंटली पेशेंट को टैबलेट के फॉर्म में वो दवाइयाँ लेनी होती हैं। तो ब्लड थिनर्स को लेना बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग द प्रोसीजर तो हम उस चीज़ का टेक केयर करते हैं इंट्रावीनस ब्लड थिनर्स से, परंतु जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो भी उसको ब्लड थिनर्स लेने होते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्लॉट ना बने, उसके लिए ब्लड थिनर्स जो प्रिस्क्राइब हम लोग करते हैं, आपके डॉक्टर करते हैं, वो लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगला प्रश्न यही है कि डॉक्टर साहब के एंजियोप्लास्टी के बाद पोस्ट सर्जरी कोई ब्लॉकेज ना हो, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट आप रेकमेंड करेंगे? जैसे मैंने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब भी एंजियोप्लास्टी हुई है, स्टेंट आपको लगा है, तो ब्लड थिनर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन।
उसको आप किसी भी हालत में बंद नहीं कर सकते। कभी कभी होता है कि पेशेंट दूर दराज का होता है, कहीं और चला जाता है, छोटे मोटे जगहों पे जाता है, और कुछ डॉक्टर्स जिनको शायद उस चीज़ की बहुत नॉलेज नहीं है, या थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ब्लीडिंग के बाद भी वो ब्लड थिनर्स बंद कर देते हैं। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लड थिनर्स आप नहीं बंद कर सकते। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया कि ये जो ब्लॉकेजेस होती है ना, एक जनरलाइज प्रोसेस होता है। तो जब भी ब्लॉकेज डेवलप होती है तो जो एरिया ज़्यादा टाइट होता है, जैसे मैंने बताया 70% से ज़्यादा होता है, उसको तो हम बैलूनिंग करके स्टेंट वहाँ डाल देते हैं। परंतु कुछ ब्लॉकेजेस या कुछ डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल पूरी ऑल अराउंड आर्टरी में होता है। तो हमारा अगला मकसद ये होता है कि हम दवाई ऐसी दें जिससे कि ये जो ब्लॉकेज है, जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है, वो और ना बढ़े। उसके लिए हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जिनको स्टैटिन्स बोलते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है। इसके अलावा अगर हार्ट अटैक पड़ा है, आपका हार्ट वीक हो गया है, तो उसको मजबूत करने के लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दवाइयाँ हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है, जो रिस्क फैक्टर जिसके कारण आपको हार्ट अटैक पड़ा है उनको दूर करना है। डॉक्टर अमिताभ, आज के दिनों में हार्ट डिसीजेस के प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो क्या इसका रिलेशन हमारी बदलती लाइफस्टाइल, स्ट्रेस या फिर डायबिटीज़ के बढ़ते केसेस है? देखिए, हार्ट डिजीज़ के बढ़ने के कारण जो आपने गिनाए, इनमें सभी इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल जो आजकल हम लोगों की हो गई है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, हर टाइम हमारा स्ट्रेस में रहता है। घर से निकलो तो ऑफिस जाने का स्ट्रेस है कि सही सही समय पे पहुँचे, ट्रैफिक है, ऑफिस में अपना स्ट्रेस है, ऑफिस के बाद घर आने का स्ट्रेस है कि जल्दी से जल्दी घर पहुँचें। तो हम लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मैकेनिकल हो गई है, हर टाइम हम लोगों की भागदौड़ है। वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। स्पेशली यंग लोगों में आजकल स्ट्रेस बहुत है, एम्बिशियस लोग ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा एम्बिशन के साथ ज़्यादा स्ट्रेस है कि भाई बहुत जल्दी बहुत अमीर या बहुत सक्सेसफुल होने की जो होड़ है, वो अपने आप में दिक्कत है। इसके अलावा मुझे लगता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेशेंट जो हार्ट अटैक के आते हैं वो 30 साल की उम्र के कम है। पहले, आज से 20 साल पहले जब मैंने अपनी स्टडी कर रहा था, उस समय 50 साल से कम पेशेंट को तो हम हार्ट के बारे में सोचते ही नहीं थे कि भाई इसको हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब आज की डेट में हमारे लगभग 10 से 15% पेशेंट 30 साल की उम्र से भी छोटे आते हैं अटैक लेके। उसमें मेन रीज़न जो मुझे समझ में आता है वो ये है, एक तो स्ट्रेस तो है ही, साथ में स्मोकिंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। तो आई वुड लाइक टू एम्फसाइज, आई कैन नॉट ओवर एम्फसाइज दिस फैक्ट कि स्मोकिंग तो एक बहुत बड़ा कर्स है, और स्मोकिंग तो हार्ट अटैक, स्मोक अगर कोई कर रहा है तो वो 20 साल का भी बच्चा हो तो उसको भी हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं। इनफैक्ट हमारे पास एक 22 साल का बच्चा आया था जिसको हार्ट अटैक हुआ था, और हमें उसको ट्रीटमेंट करा, और उसका सिर्फ रिस्क फैक्टर यही था कि स्मोक करता था, बाकी उसका कोई रिस्क फैक्टर नहीं था। सेकेंडली, डायबिटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इंडिया इज़ ए डायबिटिक कैपिटल, और डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है उनको डायबिटीज़ है, चेक कराते हैं, थोड़ा बहुत शुगर बढ़ा हुआ आता है, वो सोचते हैं नहीं कोई बात नहीं, कल मैंने आम खा लिया था इसके कारण हुआ, और वो ध्यान नहीं देते। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। हाइपरटेंशन अगेन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट। ब्लड प्रेशर लोग नापते ही नहीं है, नापते हैं तो बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, थोड़ा स्ट्रेस है इसलिए बढ़ गया है, उसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, एक तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका डायबिटीज़ स्टेटस, आपका लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, खान पान, जंक फूड खाना अवॉइड करना है, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट अवॉइड करनी है। ये सारी फैक्टर्स सब मिला मुलू के आजकल वो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करता है। इट्स नॉट एन एडिटिव, इट्स ए मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट, और उससे हार्ट की प्रॉब्लम जो है आजकल जो हम ज़्यादा देख रहे हैं वो उसका कारण यही है। डॉक्टर अमिताभ, क्या हम हार्ट ब्लॉकेज जैसी हृदय की बीमारियों को क्या पहले से ही हम पता लगा सकते हैं? उसके लिए कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं? जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि हार्ट अटैक तो एकदम एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द हार्ट डिजीज़ है, तो उस स्टेज तक पहुंचने से पहले ही हमें सतर्क होना चाहिए और हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर किसी को रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया स्मोकर है, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, फैमिली हिस्ट्री है, ऐसे पेशेंट्स को अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। कुछ टेस्ट हैं जिससे कि आप हार्ट की ब्लॉकेजेस को बहुत सीवियर होने से पहले उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं। उनमें से टीएमटी एक टेस्ट होता है जिसमें कि ट्रेडमिल पे दौड़ा के आपकी ईसीजी की जाती है। स्ट्रेस इको एक टेस्ट होता है जिसमें ईसीजी के अलावा इको भी करके देखते हैं कि कोई हार्ट में कोई एरिया कम तो नहीं काम कर रहा है।
फिर कुछ एडवांस टेस्ट है जैसे स्ट्रेस थीलियम है, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी है, सीटी कैल्शियम स्कोर है, जो कि हमें ये बताता है कि ब्लॉकेजेस कुछ डेवलप तो नहीं हो रही। तो ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट इनको बोलते हैं कि एंजियोग्राफी को तो हम हालांकि उतना इन्वेजिव नहीं है बट फिर भी उसको इन्वेजिव टेस्ट माना जाता है। तो नॉन इन्वेजिव तरीके भी हैं जिससे कि आप ब्लॉकेजेस का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। डॉक्टर अमिताभ, क्या दिल के दौरे के रोकथाम के लिए हमारी लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस करने हैं, डाइट में चेंजेस करने हैं, या फिर हमारे जो खाने पीने के तेल में क्या चेंजेस लाए, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अगर आपको हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करना है तो उसमें जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो जो रिस्क फैक्टर्स आप मॉडिफाई कर सकते हैं, एक मॉडिफाइबल एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि एज इज़ ए नॉन मॉडिफाइबल। आपको उम्र बढ़नी है तो उम्र के साथ आपको ब्लॉकेज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेल जेंडर इज़ ए रिस्क फैक्टर, अगर आप मेल हैं तो आपको चांसेस ज़्यादा हैं ब्लॉकेज के। फैमिली हिस्ट्री इज़ ए रिस्क फैक्टर, अगर आपके माता पिता या भाई बहन को हार्ट की प्रॉब्लम है तो, बट इनको आप चेंज नहीं कर सकते। जो आप चेंज कर सकते हैं उनमें यह है कि आप स्मोक ना करें, आप ब्लड प्रेशर को अपना कंट्रोल रखें, डायबिटीज़ को अपनी कंट्रोल रखें और खान पान का ध्यान रखें। खान पान में विशेष ध्यान ये रखना है कि तली हुई चीज़ें, बहुत हाई कैलोरी डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट अवॉइड करें, फल फ्रूट्स ज़्यादा लें, लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, प्रोटीन्स ज़्यादा लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। हर एक आदमी को कम से कम हफ्ते में 5 दिन 30 या 40 मिनट की एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए, जिसमें कि उससे आपकी बॉडी एक इस स्टेट में आती है कि अगर आप थोड़ा सा मान लो खाने पीने में बदपरहेजी भी करते हैं तो बॉडी कैन रिस्पॉन्ड टू दैट। बट इफ़ यू आर ए सेडेंटरी लाइफस्टाइल देन इट इज़ ए प्रॉब्लम। सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज इक्वल टू स्मोकिंग। तो अगर आपका जॉब ऐसा है जहाँ पर आपको बैठ के काम करना पड़ता है तो फिर आपको ज़रूर दिन में 30-40 मिनट निकालने चाहिए जिसमें कि आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। डॉक्टर अमिताभ, क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ सलाह दे सकते हैं कि हम हृदय को स्वस्थ रखते हुए हमारे जीवन को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया ये सब रिस्क फैक्टर्स तो आपको कंट्रोल करने ही है। उसके अलावा जो चीज़ मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि आप अपनी बॉडी को समझें। अगर आपकी बॉडी कुछ आपको वार्निंग साइंस दे रही है, जैसे कि अगर आपकी सांस फूल रही है या आप पहले 2-3 मंजिल चढ़ जाते थे, अब आप चढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है, कोई सांस रात को सोते समय आपको सांस फूल रही है, पैरों में सूजन आ रही है, पसीना आ जाता है, आप अपने आप को थकान महसूस करते हैं, तो उसको आप नेगलेक्ट ना करें। उसके लिए आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से सलाह लें, जो भी चेकअप ज़रूरी है वो कराएं, क्योंकि जैसे मैंने बताया जब बीमारी एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसका ट्रीटमेंट भी मुश्किल है और उसके आउटकम्स भी ख़राब है। तो आप अपनी बॉडी के वार्निंग साइंस को ध्यान रखें और जब भी आपको लगे कि कोई दिक्कत है डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से इसकी सलाह लें और उसके हिसाब से आप उसकी सलाह को फॉलो करें। डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी जी, अगर आपसे किसी को सलाह लेनी है तो आपको कहाँ मिल सकते हैं और आपसे कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं होली फैमिली हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में काम करता हूँ और होली फैमिली हॉस्पिटल न्यू दिल्ली एक बहुत पुराना हॉस्पिटल है, ऑलमोस्ट 76-77 ईयर्स पुराना हॉस्पिटल है, जो इस बात के लिए जाना जाता है कि वहाँ पर एक एथिकल और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिलता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर हमसे सलाह लेनी है, हमारी पूरी टीम है, मैं अकेला सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, हमारी पूरी टीम है और हम एक टीम की तरह काम करते हैं। तो किसी को भी सलाह लेनी हो तो वो होली फैमिली हॉस्पिटल आ सकता है। हमारे से संपर्क करने का एक बड़ा सिंपल सा नंबर भी है जिसको मैं आपको बता देता हूँ। हमसे कांटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल नंबर भी है जो मैं आपको बता देता हूँ। इट्स 7867000051। इस पे आप अगर कॉल करेंगे तो हमारे जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं मिस कुसुम, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगी और आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपका अपॉइंटमेंट हो या कोई भी किसी तरह का आपको सलाह लेनी हो तो वो हमारे साथ आपको कनेक्ट कर सकती हैं। तो आप इस नंबर पे डेफिनेटली फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपके को ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। टिकटॉक फॉर हेल्दी हार्ट टॉक शो में हमारे दर्शकों को शिक्षित करने के लिए आपने अपने
व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। आपने भी मुझे मौका दिया कि आपके शो में आके मैं अपने मरीजों को कुछ बता सकूं और उनको कुछ प्रेरित कर सकूं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद। दर्शकों, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए, विशेषज्ञों से सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें टिकटॉक फॉर हेल्दी हार्ट टॉक शो में। हम उपलब्ध हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जियो सावन और स्पॉटिफाई में। आप हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो ज़रूर से करें। आज जुड़े रहने के लिए हमारे साथ हम सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं और ज़रूर से मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मैं डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी, कार्डियोलॉजिस्ट, होली फैमिली हॉस्पिटल हूँ और हम रोज़ इस तरह की काफ़ी पेशेंट देखते हैं। जैसे ये छोटी सी बच्ची है, इसको अभी घबराहट हो रही है, अभी हमने मेजर किया तो इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अभी तक इसको पता भी नहीं था कि इसको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो इस तरह के बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की बीमारियाँ जिसको हम साइलेंट बीमारियाँ कहते हैं, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक पर्टिकुलर एज में अपना रेगुलर चेकअप कराएं, ब्लड प्रेशर चेकअप करें, शुगर चेकअप करें और कोई भी सिम्टम्स हो, जैसे इसको थोड़े से भी घबराहट के सिम्टम्स हुए तो ये हमारे पास आए। अब हम इनको पूरी तरह से इवेलुएट कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, एग्ज़ाम के स्ट्रेस को दूर करने के लिए उनको अपना मनोविज्ञान थोड़ा ठीक करना पड़ेगा और साथ में हम इसको सिर्फ इस चीज़ पे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि स्ट्रेस के कारण बीपी हो सकता है एक्चुअल में इनको बीपी हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीपी मेजरमेंट करें, बीपी रिकॉर्डिंग करें और अगर बीपी इनका अगले हफ्ते जब ये आएंगे हमारे पास, अगर इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आएगा तो हम इनको दवाई शुरू करेंगे। बट पहली एनकाउंटर पे दवाई शुरू करना ठीक नहीं है, क्योंकि एक बार ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू हो गई तो वो फिर ज़िंदगी भर खानी पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर कोई भी सिम्टम्स हो तो उसको नेग्लेक्ट। थैंक यू।